हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसमें कुछ सबसे पहले जैसे आपने लेवाइस अप्रोच देखी, उसके बाद आपने वैलेंस शेल देखी, अब अगला अपना है वैलेंस बॉन्ड। उसके बाद आपने VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी देखी और अब आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बेसिकली इन थ्योरीज को क्यों ऑब्सोलेट कर दिया गया, ये थ्योरी क्यों ऑब्सोलेट हो गई लेवाइस अप्रोच। तो लेवाइस अप्रोच ये तो बताती थी कि आप मॉलिक्यूल या फार्मूले की स्ट्रक्चर किस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड क्यों होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कुछ भी डिस्कस नहीं करती थी। तो इसलिए इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया है, थ्योरी आउटडेटेड हो गई। सिंपल मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला राइटिंग के पर्पज से थ्योरी वाज ओके, बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इट कुडंट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इसके बाद आती है VSEPR थ्योरी, जो अपन ने लेवाइस अप्रोच या लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर जो देखी थी, उसके बाद देखी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये बेसिकली जियोमेट्री तो दे देती है सिंपल मॉलिक्यूल की। जैसे आपने देखा कि AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। AB4 का मॉलिक्यूल जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो वो टेट्राहेड्रल होगा। इस तरीके से हमने सभी तरह की जियोमेट्रीज देखी। तो सिंपल मॉलिक्यूल की जियोमेट्री तो देखी बता देती है थ्योरी, बट थ्योरेटिकली उनको एक्सप्लेन नहीं करती कि क्यों ऐसा होगा, क्यों 4 बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल बेसिकली चार जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं वो लोन पेयर कुछ भी नहीं है, तो 4 बॉन्ड पेयर वाला मॉलिक्यूल क्यों टेट्राहेड्रल होगा, क्यों 3 बॉन्ड पेयर वाला मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर होगा। बस होगा इतना बताती, पर क्यों होगा ये नहीं बताती। तो VSEPR थ्योरी भी फिर ऑब्सोलेट कर दी गई। हालांकि नाउअडेज वी यूज़ VSEPR थ्योरी, क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं VSEPR थ्योरी के हिसाब से कि आप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, उसके लिए ठीक है। पर अब एडवांस जब मॉलिक्यूलर जियोमेट्री में आप जाते हैं तब फिर वो नहीं यूज़ होती, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ठीक रहती है। इसके बाद आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा न्यूक्लियस को भी इन्वॉल्व करती है। क्या बोलती है, सिंपली ये यूँ बोलती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि कोई मॉलिक्यूल में किसी मॉलिक्यूल में जो एटम है वो आपस में बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि वो स्टेबल हो सके, वो अपने आप को स्टेबिलिटी दे सके, वो सिस्टम को स्टेबलाइज कर सके। तो उसके लिए बेसिकली मान लीजिए 2 एटम हैं जिसमें इसके न्यूक्लियस को अपन Na से रिप्रेजेंट करते हैं ए एटम के, और Nb से रिप्रेजेंट करते हैं बी एटम के न्यूक्लियस को। Ea है all the electrons revolving surrounding या around the nucleus A, and Eb है all the electrons revolving around the nucleus of B। तो जब ये दोनों एटम पास में आते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बनाने के लिए, तब इनमें 2 तरह की इंटरेक्शंस पॉसिबल है। कौन सी इंटरेक्शन? वो 2 तरह की इंटरेक्शन में दोनों में 2 टाइप की इंटरेक्शन होगी, एक तो अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव। अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस कौन कौन सी? कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। तो दीज आर दी 2 अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस। और इसी के साथ में जब पास आती है तो रिपल्सिव इंटरेक्शंस भी होंगी। वो इंटरेक्शंस होगी दोनों के न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज ऑफ द सिमिलर चार्जेस, और दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज ऑफ द सिमिलर चार्जेस। तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी है। अपन उन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे कि इसी का न्यूक्लियस और इसी के इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे, उस फैक्टर से अपने को कुछ नहीं है, अपने को बॉन्ड डिस्कस करना है। दैट्स व्हाई वी आर ओनली डिस्कसिंग द म्यूचुअल इंटरेक्शंस ऑफ दीज 2 एटम्स। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो जब बॉन्ड बनेगा तब अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस डोमिनेट द रिपल्सिव इंटरेक्शंस। जब भी बॉन्ड बनेगा तो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इसको रिपल्सिव को डोमिनेट करेगी और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है तब रिपल्सिव इंटरेक्शंस विल डोमिनेट ओवर द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब एटम पास में आ रहा है, एटम पास में आ रहा है, उनका बॉन्ड बन रहा है, दैट मीन्स दैट अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सिव वन। तो इसमें अट्रैक्टिव इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो गई रिपल्सिव से। तो सपोज कीजिए कि किसी एटम का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज अट्रैक्टिव इंटरेक्शन उसमें स्ट्रॉन्गर है, तो क्या उसकी एनर्जी में, सिस्टम की एनर्जी में क्या चेंजेस आ गए थे, क्यों बॉन्ड बनता है? बेसिकली कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, तो उसका बनने का कारण ही वो ये है कि वो
एक सिस्टम स्टेबलाइज होना चाहता है, कोई भी मॉलिक्यूल, वो बनने का कारण कि उसका एटम जो था वो इंडिविजुअल इतना स्टेबल नहीं था जितना वो मॉलिक्यूल उस दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाने के बाद जो स्टेबिलिटी आती है। तो बेसिकली हर एटम उस स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, तो इसीलिए वो किसी न किसी टाइप की रिएक्शन करता है। सॉरी। सो मान लो दो एटम है हाइड्रोजन के, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के एटम ले रहे हो, इनके बीच की डिस्टेंस r है, जिसको अपन बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और ये एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करती है। तो हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बीच ग्राफ प्लॉट करें। तो शुरुआती दौर में दे आर बोथ एटम्स आर that much apart from each other that their energy level does not affect significantly when we move these two atoms together। जब हम इनको पास लाते हैं, जब ये sufficiently दूर है, तब आप भले थोड़ा सा पास में भी लाएंगे तो सिस्टम की एनर्जी को कोई चेंज नहीं आता, सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है। जब आप और पास ला रहे हैं तब भी सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जब कम होती जाती है, आर की वैल्यू जब घटती जाती है, तब ये सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होना चालू होती है। आप देख रहे हैं डिक्रीज होती है, और जब और पास लाते हैं डिक्रीज होती जाती है, और एक वैल्यू आती है जब ये मिनिमम पहुँचती है, और उस वैल्यू के बाद जब आप और इन एटम्स को पास में लाते हैं, तब ये अचानक सडनली बढ़ जाती है। बहुत ही कम आर के चेंज के लिए सडनली ये पॉजिटिव पहुँच जाती है वैल्यू। तो यहाँ पर जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जीरो है एनर्जी का उस पर, उसके बाद ये माइनस की तरफ और ये ऊपर प्लस की तरफ। तो जब तक सिस्टम की एनर्जी माइनस है तब तक सिस्टम स्टेबल है, और जितनी ज़्यादा माइनस उतना ही सिस्टम ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर मोस्ट निगेटिव होती है यहाँ पर एनर्जी। तो जब मोस्ट एनर्जी होती है तब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, या बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद इस सिस्टम की एनर्जी मिनिमम स्टेट में पहुँच जाती है। तो इस वैल्यू को जो बोला जाएगा वो उसकी बॉन्ड एनर्जी बोला जाएगा। अगर इतनी एनर्जी आप इस सिस्टम को दे दें तो वापस ठीक उतनी दूरी पे पहुंच जाएंगे। तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। उसके बाद जब आप और पास में लाते हैं तो ये सडनली पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। दिस इज बिकॉज पहले तो क्या होता है, यहाँ तक जब थे तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ही डोमिनेंट थे। जब आप इससे ज़्यादा पास में लाते हैं, जैसे एक एटम के ऑर्बिटल ने दूसरे एटम के ऑर्बिटल को ओवरलैप कर दिया, लेकिन इसके बाद भी आप दोनों के न्यूक्लियस को और पास लाते हैं तब न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट हो जाते हैं। और न्यूक्लियर फोर्सेस नेचर में रिपल्सिव ही होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव नहीं होते। न्यूक्लियर फोर्सेस वो वाले न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं जो अपन ने डिस्कस किए थे, दीज आर नॉट न्यूक्लियर फोर्सेस, दीज आर दी फोर्सेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दीज आर ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेस। In this case these are attractive, in this case these are repulsive, but in case of nuclear forces these are the only repulsive types of forces। तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट होते हैं और रिपल्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी सडनली बढ़ जाती है, मेक्स दिस सिस्टम अनस्टेबल। तो यहाँ पर दिस ग्राफ इज कॉल्ड एनर्जी बेल्ट डायग्राम। तो एनर्जी बेल्ट डायग्राम है, तो एनर्जी बेल्ट डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये जैसे जैसे आप पास में आते हैं तो मिनिमम स्टेट आती है। इसको इस केस में अपन बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, और इस केस में बॉन्डिंग होती है जब यहाँ पर मिनिमम स्टेट अटेंड कर लेता है। उसके बाद जब आप और ज़्यादा पास में आते हैं तो फिर सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एनर्जी के बाद आता है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। तो ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट बेसिकली ये बोलता है कि जब कोई एटम पास में आते हैं और एक दूसरे के इतने पास में जाते हैं कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, तब वो अब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के क्लाउड, वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो पेयर्ड है उनके जो वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके वैलेंस शेल में पड़े हैं, वो वैलेंस शेल या जो शेल ओवरलैप कर रहे हैं उन शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते हैं जिनकी स्पिन अपोजिट है। अपोजिट पेयर के इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते हैं और एक बॉन्ड पेयर बनाते हैं, और तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और इस बॉन्ड के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो मतलब बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज़ करती है सबसे पहले कि ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट जो लाती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है बॉन्ड में, इसका मतलब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शेप बताती है मॉलिक्यूल का, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज दोनों बताती है। तो
शेप कैसे बताती है, जैसे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूल का शेप है, जैसे NH3, तो NH3 पिरामिडल होता है अमोनिया। हम H2O पानी जो एंगुलर होता है बेंट, और CH4 जो मीथेन का मॉलिक्यूल है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो बेसिकली अब टेट्राहेड्रल क्यों, क्योंकि कार्बन के जो ऑर्बिटल हैं, जो कार्बन के जो बेसिकली ऑर्बिटल होंगे, उन ऑर्बिटल से हाइड्रोजन के ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ओवरलैप करेंगे तभी एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनता है। NH3 पिरामिडल क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल हैं उन ऑर्बिटल से हाइड्रोजन के ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करेंगे तभी NH3 पिरामिडल बनता है। तो इसका मतलब दैट मीन्स दी फॉर्म्ड बॉन्ड हैज़ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। जो बॉन्ड बना है उसमें क्या है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है, तभी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन मिल पा रहा है। अगर ओरिएंटेशन नहीं होता है तो मॉलिक्यूल कुछ तो भी किसी भी शेप में बन सकता था। तब अपन भी बोल सकते थे कि बॉन्ड्स में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, पर बॉन्ड्स में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसका डायरेक्ट एविडेंस है कि मॉलिक्यूल की जियोमेट्री फिक्स्ड होना। अगला नेक्स्ट है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट या ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जो ओवरलैपिंग है वो तीन तरह से हो सकती है किसी भी ऑर्बिटल की, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैप। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग बेसिकली इस तरह से होती है, जब कोई भी ऑर्बिटल इन फेज में ओवरलैप होंगे, मतलब बोथ द ऑर्बिटल्स विच आर गोइंग टू ओवरलैप विल रिमेन इन द सेम फेज, देन द ओवरलैपिंग इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैप। फॉर एग्जांपल जैसे दो pz ऑर्बिटल हैं, एक का देखिए प्लस और माइनस का यहाँ चार्ज से लेना देना नहीं, मेरे दिमाग से निकाल दें, आप समझेंगे प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, ये चार्ज, दिस इज नॉट द चार्ज, दिस इज डायरेक्शन। अगर आप एक्स जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, जैसे मैं जेड एक्सिस की बात करूँ, जेड एक्सिस इधर है, तो इस ऑर्बिटल का जो जेड प्लस की तरफ था वो वाला ये है प्लस है, और इस ऑर्बिटल का जो जेड प्लस की तरफ होता वो ये है। तो जब ये दोनों के जेड एक्सिस, इस ऑर्बिटल का जेड एक्सिस वाला और दूसरे ऑर्बिटल का जेड एक्सिस वाला अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के पास आते हैं, अलॉन्ग द जेड एक्सिस आते हैं, तब ये ओवरलैपिंग होती है। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है तो उसमें कोई नेगेटिव फेज होता ही नहीं है, वो हमेशा इन फेज में रहेगा, तो वो पॉजिटिव फेज पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। पी ऑर्बिटल डंबल शेप है तो एक फेज पॉजिटिव है, दूसरा फेज नेगेटिव। कुल मिला के बात ये है कि जो पार्ट ओवरलैप नहीं करता वो नेगेटिव, जो पार्ट ओवरलैप करेगा वो पॉजिटिव। मतलब जिस पैटर्न में बॉन्ड बनते हैं, जो बॉन्ड स्टेबल हैं, दे आर इन दी फेज, और जो पैटर्न में बॉन्ड नहीं बनते दे आर इन दी आउट ऑफ फेज। अब दो तरह के आउट ऑफ फेज है, नेगेटिव आउट ऑफ फेज और जीरो आउट ऑफ फेज। इन फेज सिर्फ एक है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तरीके ये आप देख लें तो किन किन तरह से ओवरलैपिंग करें। जब प्लस प्लस हेड ऑन ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, और दिस इज लैटरल ओवरलैपिंग और पार्शियल ओवरलैपिंग। तो पार्शियल ओवरलैपिंग में भी इन फेज होना जरूरी, दोनों के प्लस प्लस ओवरलैप करते हैं। नेगेटिव ओवरलैप इस तरीके का आप देख सकते हैं, जब एक का प्लस और दूसरे का माइनस, मतलब दे आर व्हेन दे विल बी इन आउट ऑफ फेज, तब इसको आप बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैप। यहाँ भी माइनस और ये प्लस के साथ नेगेटिव ओवरलैप, ये भी नेगेटिव ओवरलैप, दैट इज आल्सो इन आउट, दैट इज आल्सो इज आउट ऑफ फेज ओवरलैप। जीरो ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग का एरिया ही जीरो, जैसे कहीं गलत जगह से ओवरलैप हो रहा है, जैसे ये ऑर्बिटल के पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होना थी इसकी, लेकिन ये साइड से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, तो वहाँ पर कोई एरिया कॉन्टेक्ट में नहीं होगा। ये ऑर्बिटल बहुत दूर दूर हैं जो ओवरलैप करना चाह रहे हैं, ये भी इनका जीरो ओवरलैप है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होती है, और फ्रूटफुल बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैप से होता है। नेगेटिव ओवरलैप विल नॉट लीड, और जीरो ओवरलैप विल नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। एंड नेचर ऑफ बॉन्ड। ओवरलैप किस तरीके से होगी और बॉन्ड किस तरीके से। अच्छा हम ये ध्यान रखें, इसमें हमेशा पॉजिटिव ओवरलैप होगा। अपन अब साइन की बात नहीं कर रहे हैं कि वेव विल रिमेन इन फेज और आउट ऑफ फेज, दे आर ऑलवेज रिमेन इन फेज इन केस ऑफ व्हेनेवर ए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन टेक्स प्लेस। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में जैसे एस ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप करते हैं, तो एस एस ओवरलैपिंग बोलेंगे उसको, एस एस ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग। जैसे SS ओवरलैपिंग, दो S ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो जब SS ओवरलैपिंग होती है तो ऑलवेज ए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो नेचर ऑफ बॉन्ड उस टाइम रहेगा सिग्मा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड बनाया तो ये बॉन्ड था सिग्मा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और इसका दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल में आपस में ओवरलैपिंग की। SP ओवरलैपिंग में एक S और दूसरे का P हेड ऑन तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये S और ये P ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करेंगे
तो जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड होगा, फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का। तो कार्बन का जो p ऑर्बिटल है इस हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जब pp ओवरलैपिंग होती है तो pp ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है। जब दोनों के p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, जैसे मान लो कार्बन का एक p ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, तो दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग पहला टाइप है इसका, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग में बेसिकली जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जैसे एक कार्बन का ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, तो इस केस में भी आपको हमेशा सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। लेकिन यही कार्बन कार्बन जब लेटरल और पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं, पार्शियल ओवरलैपिंग करेंगे तो फॉर एग्जांपल जैसे ये तो इस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पाई बॉन्ड और ये ओवरलैपिंग होगी लेटरल। हालांकि सभी की सभी ओवरलैपिंग पॉजिटिव फेज में है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग में कोई नेगेटिव जीरो नहीं है, क्योंकि उसमें तो बॉन्ड बनते ही नहीं। यहाँ पर बॉन्ड बने दैट मीन्स दीज ऑल दी टाइप्स आर दी टाइप्स ऑफ पॉजिटिव ओवरलैप। तो एस ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा हमेशा, कोई डाउट ही नहीं कि वो पार्शियल होगा कि नहीं होगा। एस पी से सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि एस का एक ही टाइप है, एस लेटरल ओवरलैप कर नहीं सकता, एस हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। तो एस पी और एस एस दोनों ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड बनने का एक ही तरीका है कि जब पी पी ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग करे, हेड ऑन ओवरलैपिंग से पी पी ऑर्बिटल भी क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से दो तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा एंड पाई। अब सिग्मा और पाई का अगर डिफरेंस अगर अपन देखें तो सिग्मा और पाई में क्या डिफरेंस है। तो सिग्मा और अगर पाई का अंतर आप देखें तो बेसिकली सिग्मा एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पी पी हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई सिर्फ पी पी लेटरल और पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है। ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमेशा पाई बॉन्ड से ज़्यादा रहेगी और इसकी बॉन्ड एनर्जी, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी रहेगी वो हमेशा पाई बॉन्ड से कम रहेगी। दूसरा, अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है डायरेक्ट उनसे देख सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा रहेगी, मतलब सिग्मा बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, मजबूत रहेगा, जबकि इस केस में पाई बॉन्ड विल बी वीकर, कमज़ोर रहेगा। क्यों ऐसा, क्यों पाई बॉन्ड कमज़ोर क्यों रहेगा? क्योंकि जो ओवरलैप का एरिया है अगर अपन देखें ढंग से तो ओवरलैप का एरिया पाई बॉन्ड में, मतलब लेटरल ओवरलैपिंग के केस में बहुत ही कम होता है। जैसे मान लो ये एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, तो इन दोनों पी ऑर्बिटल में आप देख रहे होंगे ये ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करने के लिए पास में आते हैं तो इनमें ओवरलैपिंग का एरिया बहुत ही कम है, जबकि जब कोई हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है उन्हीं पी ऑर्बिटल की, तो जो ओवरलैपिंग का एरिया है ये बहुत ज़्यादा होता है। ये ओवरलैपिंग का एरिया ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये बॉन्ड मजबूत होते हैं। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस ही है। अच्छा, एक और चीज़, सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट अलोन। सिग्मा बॉन्ड हमेशा अकेला भी मिल सकता है, ये पाई के साथ भी मिल सकता है और सिग्मा बॉन्ड में अकेला भी मिलता है, लेकिन पाई बॉन्ड कभी अकेला नहीं मिलता। पाई बॉन्ड इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन का कॉन्सिक्वेंस है। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ये हो सकता है कि जैसे मान लो दो पी ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे थे। अच्छा, ये चीज़ देखी जाए, कार्बन की केस की बात करें, कार्बन के केस में ऐसे तीन ऑर्बिटल हैं। पी ऑर्बिटल है एक, उसका पी एक्स पी वाई पी जेड, इस दूसरे कार्बन का पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ये जो तीनों ऑर्बिटल है ये खाली पड़े हैं, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्या होता है, मान लो ये दोनों कार्बन इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनाने आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों पी ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। लेकिन क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग के साथ ये जब ऑर्बिटल इतने पास आते हैं कि इनमें भी जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनमें आपस में खिंचाव चालू होता है, और खिंचाव चालू होगा तो ये भी लेटरली ओवरलैप करते हैं। तो इसका मतलब इस केस में
जो कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया उसके कॉन्सिक्वेंसेस से ये जो दो ऑर्बिटल है इन्होंने क्या बना लिए, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनाया, इसका मतलब इस कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड हो गया कार्बन का, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ध्यान रखें हमेशा, आप ऐसा नहीं हो सकता है कि ये आए अकेले और ये लेटरल ओवरलैपिंग कर दी विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करता, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ ही एग्जिस्ट करेगा, और इट इज़ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनने के परिणाम स्वरूप ही पाई बॉन्ड बने। तो ये ध्यान रखें। स्ट्रेंथ की मैं बात बस कर ही चुका हूँ कि पाई बॉन्ड वीकर होते हैं। हालांकि जैसे ये आप देखें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उससे ज़्यादा मजबूत है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक ही बॉन्ड है सिग्मा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। तो इसका मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगी उनको जोड़ने के लिए, और उसके बाद डबल बॉन्ड की, उसके बाद सबसे कम होती सिंगल बॉन्ड। पर अगर अकेले सिग्मा बॉन्ड और अकेले पाई बॉन्ड को कंपेयर किया जाए तो सिग्मा बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, और सिग्मा और सिग्मा पाई के साथ कंपेयर किया जाए तो ये सिग्मा पाई का जो जोड़ है वो ज़्यादा बड़ा होगा सिग्मा से। इसलिए सिग्मा के साथ अगर पाई है तो बॉन्ड एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, लेकिन अकेले पाई की अगर एनर्जी देखी जाए तो अकेले पाई की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन, वो कल देखेंगे। थैंक यू।